हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और अपनी फिजिक्स की क्लास में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत धारा के बारे में, और स्थिर वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिसिटी वाली जो हमारी यूनिट थी उसको भी हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर हम बात करें यूनिट 9, 10 तो वो भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से जो लाइट वाली यूनिट थी उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, यानी जो है यूनिट 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस यूनिट में यानी 4, 5, 6 यूनिट ये तीनों आपस में इंटरकनेक्ट हैं, यानी तीनों ही यूनिट जो रिलेटेड हैं वो रिलेटेड हैं किससे, मैग्नेट से रिलेटेड हैं। यानी अब हम यूनिट 4, 5 और 6 में मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट की प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड जो नियम हैं, जो डेरिवेशन है, उन सभी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है मैग्नेट। तो मैग्नेट के बारे में आप लोगों ने बचपन की कक्षाओं में पढ़ा भी होगा, यानी कक्षा 3, 4, 5 और यानी हर एक क्लास में आपको मैग्नेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैटर वो आपको मिलता रहा होगा अभी तक, क्योंकि हम लोग मैग्नेट से हम लोग बचपन में खेलते भी थे। जैसे किसी आयरन को, जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है वो होती है किसी ये आयरन को आकर्षित करता है, यानी लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हमने जो मैग्नेट देखा होगा उसमें होता था इस प्रकार का एक कोई मैग्नेट का टुकड़ा है, तो उसमें N ध्रुव और S ध्रुव यानी 2 प्रकार के ध्रुव होते थे। तो जब हम एक ही प्रकार के ध्रुव को पास में लाते थे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता था, और अगर अपोजिट ध्रुवों को जब हम एक साथ पास लाते थे तो वो आपस में आकर्षित करता था। तो ये प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की। तो ये मैग्नेट के बारे में हम पहले भी जानते हैं, मैग्नेट क्या होता है और इससे रिलेटेड अब इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, यानी जो हमको पढ़ना है एक्चुअल में, अब उन चीज़ों की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। यानी कोई एक चुंबकीय सुई है, एक चुंबक है, ये जैसे एक चुंबक दिया हुआ है N ध्रुव और S ध्रुव। तो क्या होता है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई पर अगर हम एक बल आघूर्ण आरोपित करें तो जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो जैसे कोई चुंबकीय सुई है, तो जो चुंबकीय सुई होती है वो एक निश्चित दिशा में ठहरती है अगर उसको किसी चुंबक के आसपास के क्षेत्र में रखा जाता है। तो इससे हमको पता चलता है कि क्षेत्र के किसी बिंदु पर जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई एक चुंबकीय सुई होती है, तो उस सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा, यानी उस सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई जो रेखा की दिशा होती है वही होती है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और हमारी जो अर्थ होती है, यानी हमारी पृथ्वी है, वो भी एक मैग्नेट की भांति कार्य करती है, यानी चुंबक की तरह ही कार्य करती है। यानी हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक ही है और जिसका भी अपना एक अलग चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसीलिए जब हम किसी स्थान पर एक चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो वह उत्तर दिशा यानी उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ही ठहरती है, यानी वो नॉर्थ साउथ में ही ठहरती है, क्योंकि पृथ्वी का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो अब यहाँ पर हमको क्या जानने की ज़रूरत है, तो ये देखिए हम फिगर में देख सकते हैं कि N ध्रुव से, और यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो दक्षिण से क्या होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी ये तो चुंबकीय बल रेखाएं हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं इनकी दिशा तो वह कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की ओर। बट जो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसकी दिशा इसके विपरीत दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर होती है दिशा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। और इसको अभी हम आगे, यानी जब इसको हम फार्मूला टाइप में पढ़ेंगे, यानी जब F बराबर IBL वाला जो फार्मूला है उसके अनुसार पढ़ेंगे, तब हम बी का मात्रक, यानी कि हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है और इसकी जो दिशा होती है वो किस प्रकार से व्यक्त की जाती है। इसी कुछ नियम भी हैं जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। अब हम आगे देखते हैं इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। तो आगे आता है इसी में धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी एक धारावाही चालक होगा
जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या इसे बायो सेवर्ट नियम भी कहते हैं। यानी इस नाम से भी आ सकता है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालिए, यानी कि डेरिवेशन एक प्रकार का डेरिवेशन ही है, या सीधे सीधे आ सकता है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है, इसका परिकलन कीजिए, यानी जो इसका डेरिवेशन है वो करने को, निगमन करने को पूछा जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है बायो सेवर्ट का नियम। तो जब कोई चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, सबसे पहले बायो सेवर्ट के पहले हम बात करेंगे ओर्स्टेड की। ये एक वैज्ञानिक थे ओर्स्टेड, जिन्होंने ये खोज की थी कि जो वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश है अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यानी कोई अगर तार है, ये जैसे तार है, इसमें अगर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, अपने आप से एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। अगर किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश है तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बताया था वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने। तो वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने ये बताया था। तो इसी के अनुसार, यानी ओर्स्टेड को भी ध्यान में रखते हुए बायो सेवर्ट ने क्या किया कि वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने सन 1820 में एक इन्होंने नियम दिया कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो बताया था ओर्स्टेड ने। तो इसी को, यानी इसी नियम को ध्यान में रखते हुए सन 1820 ईस्वी में बायो सेवर्ट ने क्या किया, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग किया। यानी उन्होंने एक तार लिया जिसमें उन्होंने वैद्युत धारा को प्रवाहित किया। फिर उन्होंने जो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उनके बारे में पता लगाया और यह बताया कि धारावाही चालक के लघु अवयव के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो उन्होंने एक फार्मूला भी दिया और उन्होंने उसकी डिपेंडेंसी भी बताई कि किस किस पर डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड किसी एक धारावाही चालक के एक लघु अवयव के कारण। तो अब हम देखेंगे कि क्या है बायो सेवर्ट का नियम। तो सन 1820 ईस्वी में बायो सेवर्ट ने बताया था ओर्स्टेड के नियम को ध्यान रखते हुए किसी धारावाही चालक में अगर चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसी के अनुसार से बायो सेवर्ट ने कुछ, यानी कि डिपेंडेंसी बताई है, कुछ कारकों पर डेल्टा बी की निर्भरता बताई है। तो एक फिगर के माध्यम से इसको हम समझेंगे। तो ये इस प्रकार से एक धारावाही चालक तार ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, एक लघु अवयव हमको लेना है। ये तो पूरा तार हो गया, लेकिन इसमें जहाँ से जहाँ तक हमको, ये इसमें बह रही है आई धारा। अब यहाँ से हमने इतना ले लिया, डेल्टा एल इसे मान लिया हमने। ये एक लघु अवयव एक धारावाही चालक तार का हमने ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, अब इधर से, यानी इस जगह से इधर एक बिंदु है P, जहाँ पर हमको वैद्युत यानी कि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और एक इधर से ही एक इधर बिंदु है P डैश, जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और धारा I इसमें प्रवाहित हो रही है और ये है धारावाही चालक तार। तो ये एक हमने क्या बनाया, फिगर बनाया, और ये जो कोण है यहाँ पर ये थीटा कोण है। तो अब क्या करेंगे, तो चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर डेल्टा बी क्या होगा कि यह चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो डेल्टा बी है, डेल्टा बी ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके, आई के, यानी प्रवाहित धारा के। उसके बाद बायो सेवर्ट ने बताया कि ये चालक के उस अवयव की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इस अवयव की लंबाई हमने क्या मानी है, डेल्टा एल। तो जो डेल्टा बी होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके, डेल्टा एल के। और फिर उन्होंने बताया कि यह अवयव की लंबाई तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये जो कोण बन रहा है, यानी कि लंबाई यानी कि L और P के बीच जो कोण बन रहा है थीटा, इसके भी ये क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है इसकी ज्या के। ज्या मतलब साइन। तो साइन थीटा भी अनुक्रमानुपाती होता है किसके, डेल्टा बी के। लेकिन यह बिंदु P की अवयव से दूरी, इस बिंदु P से दूरी क्या होगी, R।
तो यह दूरी r के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेल्टा b व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ये यहाँ पर होता है। तो ये 4 अलग अलग टाइप के जब यहाँ पर हमको मिल गए तो इनको हम एक साथ क्या कर देंगे, एक साथ कंबाइंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा फार्मूला डेल्टा b अनुक्रमानुपाती I डेल्टा L साइन थीटा अपान r²। तो ये अनुपानुपाती का जो साइन है इसको जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, यानी कि एक नियतांक आएगा। तो जो मेन बायो-सेवर्ट का नियम है, तो इस संबंध को ही क्या कहते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। इसे हम कहते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। लेकिन जब किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में जब हमको यूज करना होगा तो हम इस प्रकार तो यूज कर नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस अनुपाती के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। तो देखते हैं क्या कांस्टेंट आएगा। तो डेल्टा बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर μ0/4π I डेल्टा L साइन थीटा अपान r²। तो ये बन गया एक यहाँ पर फार्मूला न्यूमेरिकली, जिसका यूज हम न्यूमेरिकल्स में भी कर सकते हैं। और कहीं पर हमको जब चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, धारा निकालनी है, लंबाई निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा जो फार्मूला है बायो-सेवर्ट नियम का। अब हम क्या करेंगे, μ0/4π। देखिए पहले वाला जो मैटर था वो तो ऊपर से सेम ही है। जो μ0/4π है यही यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। और देखिए 4π इससे तो कोई हमको लेना देना नहीं है, लेकिन जो ये μ0 है, μ0 को हम क्या कहते हैं, इसके बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं और आपको बता भी चुके हैं। μ0 है यहाँ पर निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, इसे हम क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। और हमने पीछे पढ़ा था, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट पढ़ी थी, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था ε0। तो ε0 को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, और जो μ0 होता है इसे कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। तो अब इसका मान क्या होता है, तो μ0 का मान होता है 4π × 10⁻⁻7 Nm/A²। ये होता है मान किसका, ये होता है μ0 का मान। और अगर न्यूमेरिकली इसका मान रखना है तो μ0/4π का मान क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 Nm/A²। और बात करें μ0 का मात्रक, तो इसका मात्रक होता है Nm/A², जैसा कि लिखा हुआ है। और बात करें अगर हम μ0 की विमा की, तो इसकी जो विमा होगी, तो μ0 की विमा होगी MLT-2A-2। MLTA 11-22। आपको अगर याद करना है तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, 11-22 MLTA। तो ये होती है μ0, और μ0 की विमा और इसका मात्रक हो गया। और पीछे जो हमने पढ़ा था, यानी कि विद्युतशीलता ε0 और μ0 में, तो इनमें क्या होता है, इनमें एक रिलेशन होता है, μ0 व ε0 में रिलेशन, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। अगर आपने पीछे वाले हमारे जो लेक्चर्स हैं वो देखे होंगे तो आपको पता होगा। इनके बीच हमने आपको फार्मूला ही बताया था, μ0 और ε0 के बीच क्या रिलेशन होता है। तो इनके बीच हम डायरेक्ट फार्मूला ही यहाँ पर लिख देते हैं कि 1/√μ0 ε0 बराबर c। ये एक फार्मूला होता है, यानी ये प्रकाश की चाल के बराबर होती हैं, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो अगर कहीं पर न्यूमेरिकली क्वेश्चन आता है कि ε0 दिया हुआ है और μ0 का मान पूछा गया है, तो आप बराबर सी के करके यहाँ पर उसका मान निकाल सकते हैं। तो ये इनके बीच में आपस में रिलेशन होता है। और इनकी जो बीमा होगी, यानी 1/√μ0 ε0 की जो बीमा होगी, वो प्रकाश के वेग की बीमा होगी, उसी के बराबर होगी यहाँ पर, क्योंकि ये सी के बराबर ही यहाँ पर होता है। तो ये होता है बायो-सेवर्ट का नियम। तो सिंपल सा है, अगर आपको डेरिवेशन करने को आता है तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। μ0 तक की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर उस डेरिवेशन में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। और थोड़ी सी जो भाषा है वो हमने आपको स्टार्टिंग में बताई दी थी कि बायो-सेवर्ट नियम में क्या लिखना है,
कि इन्होंने आर्स्टेड के नियम की सहायता से, यानी आपको ये तो नहीं लिखना कि आर्स्टेड के नियम की सहायता से, बट किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वैज्ञानिक बायोसेवर्ट ने सन 1820 में धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग किया और उन्होंने एक धारावाही चालक तार लिया जिसमें उन्होंने एक लघु अवयव के साथ में दोनों ओर उन्होंने क्या माना, कुछ बिंदु माने जहाँ पर उनको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। तो वही वैद्युत क्षेत्र उन्होंने ज्ञात करके यहाँ पर बताए हैं। तो इस फिगर के माध्यम से तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ नियम होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि दिशा ज्ञात करने के कौन कौन से नियम होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम के बारे में। तो सबसे पहले इसमें दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो क्या होता है, राइट हैंड पाम रूल। तो ये नियम नंबर 1 है, क्योंकि आगे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 जब हम पढ़ेंगे तो वो होगा किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। और यहाँ पर हम जो दिशा ज्ञात करेंगे वो ज्ञात करेंगे किसकी, बी की, यानी चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बी की दिशा ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है या कोई शार्ट टाइप क्वेश्चन आता है तो उसमें ये बताया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए और उसकी दिशा भी बताइए। और डेरिवेशन में भी आपको उसकी दिशा की ज़रूरत पड़ेगी कि उसकी दिशा कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी या अंदर की ओर होगी। तो हम यहाँ पर समझेंगे क्या है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। तो आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, यानी अपनी दाएं हाथ की जो हथेली है उसको आप ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं कि जो दाएं हाथ की हथेली में यदि हम दाएं हाथ का जो अंगूठा है वो चालक में बहने वाली दिशा को डिनोट करें। ये देखिए हम फिगर के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ये है थंब करंट, यानी कि आई। जो अंगूठा है हमारा राइट हैंड का, जो हमारा अंगूठा है वो अगर धारा की दिशा को व्यक्त करें, धारा की दिशा को व्यक्त करें और फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें। जो फैली हुई ये हथेलियां हैं ये किसकी ओर, बिंदु P की ओर संकेत करें, यानी जिस बिंदु पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस ओर अगर ये संकेत करें तो धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में, ये देखिए ये है हथेली और हथेली के धक्का देने की दिशा में इस ओर, ये एक 3D आप यहाँ पर कल्पना कीजिए, 3D अपने राइट हैंड पाम को खोलकर आप ये कल्पना कीजिए, यहाँ पर जो धक्का देने की दिशा होगी यानी हथेली के लंबवत वो दिशा बी को व्यक्त करेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड को व्यक्त करेगी, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इसी ओर होगी हथेली के लंबवत। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इस प्रकार से यानी जो फैली हुई उंगलियाँ जिस तरीके से करेंगे, जो फैली हुई उंगलियाँ हैं वो अगर उस बिंदु की ओर इशारा करेंगी जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, हथेली के लंबवत आउट ऑफ पेज, यानी कि कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। और इसी को जब हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ पर होगा, वो होगा यानी कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो इसका यूज अभी हम आपको करके दिखाते हैं किसमें, बायो-सेवर्ट नियम में। और कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर जब हमको दिशा डिनोट करनी होगी तो हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, तो हम यहाँ पर एक गोले में केवल डार्ट बिंदु प्रदर्शित करेंगे। तो इसका मतलब होगा इस फिगर के हिसाब से, यानी कि आउट ऑफ पेज कागज के तल के लंबवत ये बाहर की ओर दिशा होगी, यानी जो हमारा हथेली का ओपन वाला पार्ट होगा बाहर की ओर, ये इस प्रकार से डिनोट करेंगे। और अगर हमको डिनोट करना है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, तो यहाँ पर क्रॉस बनाकर, यानी गोले के अंदर क्रॉस बनाकर इस प्रकार से हम किसको, डायरेक्शन को डिनोट करेंगे। तो अब इसी चीज़ को हम देखते हैं किसमें, बायो-सेवर्ट लॉ में, जो हमको दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात करना था तो उसकी दिशा भी हम वहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 2 बिंदु हैं P और P', जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, डेल्टा B ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर इसकी दिशा देखिए, ये जो धारा है ऊपर की ओर है I, तो हम यहाँ पर अपना राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, यानी रूल नंबर 1, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाएंगे। तो देखिए आप
इस प्रकार से कल्पना कीजिए कि जो हमारी राइट हैंड है उसका थंब होगा कहाँ पर, ऊपर की ओर, यानी धारा को डिनोट करेगा। और जो अंगुलियां होंगी, इस प्रकार से जो अंगुलियां होंगी वो किसको प्रदर्शित करेंगी, अंगुलियां प्रदर्शित करेंगी उस बिंदु को जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है पी डैश को। तो जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो दाएं हाथ की यानी हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी, यानी इस तरफ होगी। तो इसको जब हम डिनोट करेंगे तो ये हम डिनोट करेंगे किससे, एक डाट बिंदु, गोले के अंदर डाट बिंदु। तो ये डायरेक्शन होगी चुंबकीय क्षेत्र बी की। और जस्ट इसके अपोजिट इस पी पर, यानी हमने पी डैश पर अभी चुंबकीय क्षेत्र निकाला, और पी पर जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रकार से कुछ यानी थंब करेंगे धारा की दिशा में, माँ की जो उंगलियों की दिशा है वो होगी पी की दिशा में, और तब जो यानी चुंबकीय क्षेत्र है वो लगेगा कहाँ पर, अंदर की ओर लगेगा। तो इसको हम डिनोट करेंगे किससे, क्रॉस से, यानी गोले के अंदर क्रॉस बंद करके। क्योंकि अब देखिए आप इस प्रकार से कल्पना कीजिए, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो ये दिशा निकालने के नियम होते हैं। तो एक नियम के बारे में हमने पढ़ा और उसको अप्लाई करके भी आपको हमने दिखाया। तो आप इस प्रकार से कल्पना कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कर सकते हैं। हमने आपको बता दिया किस प्रकार से दिशा निकाली जाती है। तो इसी प्रकार से आपको सभी जगह अगर कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने को पूछा जाता है तो आपको इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं इसमें नियम नंबर 2 जो आता है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। और इस नियम की सहायता से भी हम क्या निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा ही निकालते हैं। तो ये क्या होता है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कोई, आपने भी कई जगह जब हम किसी पेंच को कसते हैं तो हम दाएं हाथ से पेचकस को पकड़कर वहाँ पर पेंच को कसते हैं। तो हम पेंच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक चालक में बहने वाली, ये देखिए, ये जैसे कोई पेंच है और ये हम यहाँ पर ये हम पेचकस की सहायता से इसको क्या कर रहे हैं, दाएं हाथ से घुमा रहे हैं। तो क्या होगी, तो पेचकस इस प्रकार से घुमाएं कि पेचकस की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा, यानी ये धारा की दिशा, जो पेचकस की नोक है वो धारा की दिशा को व्यक्त करती है। और चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े तो जिस दिशा में पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। यानी कि जिस प्रकार से हमारी जो फिंगर्स होंगी वो जिस तरफ घूमेंगी तो उसी तरफ क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। अगर पेचकस की नोक धारा आई को व्यक्त करती है तो जो घूमने वाली उंगलियां होंगी वो क्या व्यक्त करेंगी, वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेंगी। तो अगर कहीं पर हमको क्या निकालना है, कहीं पर अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न, तो हम बायो तथा सेवर्ट नियम का वहाँ पर यूज करेंगे। और हमको दिशा निकालनी है तो हम दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 या मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच के नियम की सहायता से वहाँ पर हम उस मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा है, डायरेक्शन है, उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के जो बचे हुए टॉपिक्स थे, आज हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जाना और उससे रिलेटेड जो नियम थे, जो दिशा निकालने के नियम थे, उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ा। तो अब आगे के जो हम बचे हुए टॉपिक हैं वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, और आप इस तरीके से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।